हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो आप लोग? चलो बढ़िया, एकदम अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, घर पे रहो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक। और हमारे साथ जुड़े रहो और अपनी प्रिपरेशन करके रहो। ठीक, हम आपके साथ हैं। तो अच्छा, आप लोगों ने विजिट किया? साइट पे जाओ, वहां विजिट करो। हम लोगों ने जेई मेंस और नीट के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया है। मैं हर क्लास में लगभग बोलता हूँ। ठीक है। 300 क्वेश्चंस का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका कलेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो आप काइंडली जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर हो सके तो जरूर कीजिए। कमेंट तो पक्का ही करिए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि आप जितना कमेंट करोगे, जितने अच्छे तरीके से देखोगे, ठीक, आपके लिए बहुत फायदा होगा और हमारे लिए अप्रिसिएशन होगा वो। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, वो कम्प्लीटली 12 बेस्ड है। ठीक, कम्प्लीटली 12 कहने का सेंस ये नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। 12 प्लस कंपटीशन मतलब 11th में जो बच्चे हैं उनके लिए यूजफुल नहीं है आज का। लेकिन जो 12 वाले बच्चे हैं या 12 पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए तो 11 जरूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि उन्हें को जो अगले साल पेपर देना है, जो 12 में है। नेक्स्ट ईयर उनका इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का पेपर होगा। और जिनको इस साल पेपर देना है, उनके लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग हमारे देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो, बिना गिले किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आज का हमारा जो पार्ट है वो करंट पे है। तो करंट का आज हमारा तीसरा सेशन है। तो हम करंट के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी बोलो इसको। ठीक, तो करंट के ऊपर हम लोगों ने सब कुछ डिस्कशन किया हुआ है। पिछली क्लास में सीरीज पैरेलल के ऊपर देखा था हमने। कुछ स्पेशल तरीका भी सीखा था, जिसके बेसिस पे सिमेट्री जिसको आप बोलते हो, जिसके बेसिस पे बहुत सारे डिफिकल्ट सर्किट्स को भी हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है बेटा। तो आज का हमारा जो सेशन है वो किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है। तो किरचॉफ्स लॉ कहने का सेंस क्या है कि किरचॉफ्स लॉ जब भी आप डिस्कशन करने जाओगे, ठीक है, तो किरचॉफ्स के दो लॉ है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड 12 वाले बच्चों के लिए एंड इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। ठीक, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल दोनों के लिए किरचॉफ्स लॉ। ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और थ्रू आउट द 12 आपके साथ ये जुड़ा रहेगा। ठीक, इसके बगैर को आगे होना भी नहीं है। मतलब किरचॉफ्स का जो लॉ है वो बेसिकली, अगर आपको किसी भी सर्किट में आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीरीज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर लो। ठीक, जहां पे कोई भी काम नहीं आ रहा, ना कोई सिमेट्री काम आ रही है, ना कुछ सीरीज पैरेलल में समझ में आ रहा है, तो अप्लाई टू किरचॉफ्स। ये हर क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर देगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वेशंस लिखने पड़ते हैं, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। तो गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए अक्सर कोशिश ये करनी चाहिए कि बिना किरचॉफ्स लॉ के भी अगर सॉल्व हो जाए हमसे तो वेल एंड गुड। और अगर लास्ट में कोई भी काम नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा किरचॉफ्स लॉ होना ही होना है। ठीक, उसको हम अप्लाई करेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, हर जगह तुम्हें बहुत काम आने वाला है। ठीक, तो इसका जो पहला लॉ है उसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ कहता है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इस पार्ट को मैं कवर करता हूँ कि लॉज क्या कह रहे हैं। तो जंक्शन लॉ कहता है कि मान लो कि कोई भी एक जंक्शन पॉइंट है, वहां पे अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं, जा भी रहे हैं अलग अलग वे में। ठीक है। यहाँ से I1 करंट आया, I2 है या I3 है, गया यहाँ से I4, I5, I6, I7। समझ में आ गई बात ना? मतलब सिंपल से ये कहने का मतलब कि ये जो जंक्शन पॉइंट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज नहीं होना चाहिए। मतलब जितना चार्ज यहाँ पे आए, करंट का मतलब क्या है? लॉ ऑफ द चार्ज, सिंपली। ठीक। सो यहाँ पे जब भी अगर बात करें तो बोले जितनी चार्ज यहाँ पे आई है उतनी चार्ज यहाँ से बाहर चली जानी चाहिए। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये किसी के ठहरने या रुकने के लिए नहीं बना है। जस्ट जंक्शन पॉइंट जहाँ पे करंट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो देयर इज नो चांस ऑफ एनी accumulation ऑफ द चार्ज एट दिस पॉइंट। ठीक, तो वी मस्ट कंसिडर इट। ठीक, एंड वी मस्ट फॉलो द रूल। समझ में आ गई बात? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जितने भी करंट है, सम ऑफ ऑल द करंट इनकमिंग, मतलब एट द जंक्शन पॉइंट जितने भी करंट आए हैं, सम ऑफ ऑल द करंट आउट गोइंग। ठीक,
तो इस लॉ के बेसिस पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आया कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3, गया कितना है, I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। क्लियर है बेटा? तो जरूरी नहीं है कि 3 रास्ते से ही आए हैं तो 3 रास्ते पे ही जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। मान लो आपको 100 रुपए मिले, आपके मम्मी और पापा से मिले, तो 2 रास्ते हो गए, आपको 100 रुपए, दोनों मिलकर 100 रुपए मिले, ठीक। लेकिन खर्च करने के तो मल्टीपल रास्ते थे, वो 100 रुपए आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने 10 फ्रेंड्स को दे सकते हो, 20 फ्रेंड को दे सकते हो, इनफैक्ट 100 फ्रेंड को दे सकते हो 1-1 रुपए। मैंने मान लिया कि वैल्यू नहीं है, ठीक, और भी ज्यादा कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने रास्ते से आए उतने ही रास्ते पे जाए, कम रास्ते से आ सकता है, ज्यादा रास्ते पे जा सकता है, ज्यादा रास्ते से आ सकता है, कम रास्ते पे जा सकता है, या फिर जितने रास्ते पे आए उतने रास्ते से जाता है। वॉट एवर बिगर कंडीशन, हमारा ये लॉ प्रॉपरली वैलिड है। मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो दैट इज जो बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? गुड मॉर्निंग बच्चों, थैंक यू, सब लोग जुड़े हो मेरे साथ। अंकित गुड मॉर्निंग बेटा। आज किरचॉफ लॉ चल रहा है। ठीक है बेटा, अब आगे चल के हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ध्यान से देखो, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे कि ये लॉ मेरे अंदाजे से आपको समझ में आ गया है। तो अगर इस पे बेसिस कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर देखे जाए, तो वो देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब ऐसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डिफिकल्ट बना देता हूँ बिल्कुल, ताकि आपको मजा आ जाए, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि अलग अलग रेजिस्टेंस है, सब में करेंगे, रेजिस्टेंस सबकी अलग अलग हो सकती है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने मान लिया यहाँ से 1 एम्पियर आया, यहाँ से 2 एम्पियर आया, ठीक, यहाँ से 2 एम्पियर आया, क्लियर यहाँ पे, ठीक, 2 एम्पियर यहाँ से आया, 2 एम्पियर यहाँ से आया, 1 एम्पियर इधर चला गया, ठीक, 2 एम्पियर इधर से घुसा, 3 एम्पियर इधर से आया। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आ रही है बात? समझो समझो। और क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लो कि 1 एम्पियर इधर चला गया, 3 एम्पियर इधर से आया। समझ में आ गई है बात? और क्या बोलो, और क्या बोलो? ठीक है, इसमें 1 एम्पियर चला गया, ठीक। तो आपको बताना है कि क्या बताना है, इसमें कितना करेंगे। ये तो सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल सा हो गया। इसमें कितना करंट है और इस वाले पार्ट में कितना करंट है, बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो, सब लोग बताओ आंसर। यार रचित, इलेक्ट्रिसिटी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ जल्दी से, कितना टाइम लगेगा इसमें? कुछ भी नहीं है, जरा एक बार ध्यान से देखो इस जगह पे, इस जगह को ध्यान से देखो। तो 3 एम्पियर यहाँ से आया, 1 एम्पियर इधर चला गया, 1 एम्पियर इधर चला गया, तो बताना जरा इधर कितना आया, बोलो 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 भाई। अगर मान लो कि इसमें करंट नहीं है और इसमें करंट नहीं है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। 3 एम्पियर यहाँ से आया, 1 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, 2 तो चलेगा, तो ये 1 एम्पियर हो गया। अब देखो ये 1 एम्पियर आया, 3 इधर से आया, 2 इधर से आया, कितने हो गए, 5 और 1 6, तो इधर कितना चला गया, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर इधर आया, 1 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर यहाँ पे आया, तो सोचो यहाँ कितना गया होगा, बता दो। देखो 6 एम्पियर आया, 1 चला गया, 2 मिल गया, तो 6 में से 1 गया 5, 2 मिल गया 7, तो इधर कितना चला गया, 7 एम्पियर। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? तो आपसे हो सकता था कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता था, कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा, इसमें ऐसे कोई सिंपल से करेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, हो गया क्वेश्चन जो इसमें हमें निकालना था, ये हो गया। तो इस तरीके से ना बहुत ही बकवास बकवास से क्वेश्चन होंगे, वो आपको एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इस पे अच्छा कुछ एक सवाल हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो कि ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ को मैं यहाँ इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ये रहा, बहुत ध्यान से देखोगे, ये टर्मिनल से, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल है 3 वोल्ट,
और यहाँ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। लेट कंसिडर ऐसा कुछ गिवन है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम है और ये 3 ओम है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, मतलब एक सर्किट था हमारे पास, उसका एक सेक्शन मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ठीक है बेटा, अब आपसे ये सवाल पूछा गया है कि बताओ हर पार्ट में कितना करंट गया। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट गया है, ये आपसे सिंपली पूछा गया। क्लियर यहाँ पे? तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको ओम्स लॉ आना चाहिए। तो ओम्स लॉ को एक बार ध्यान से समझ लो कि ये रेजिस्टेंस है, करंट अगर इसमें आई जा रहा है, ये रेजिस्टेंस आर है, कि ये टर्मिनल 1 है, अगर ये टर्मिनल 2 है, तो आपको पता है कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो यहाँ की पोटेंशियल V2 जो होगा V1 से छोटा होगा। ठीक, सो ओम्स लॉ क्या कहता है कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। दिस वन इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। ध्यान रखना, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर इसमें क्या बोल देते हैं कि V इक्वल टू आई आर। ठीक, तो V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, हायर माइनस लोअर टर्मिनल, एंड करंट इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर टर्मिनल। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करके अब सोचो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कौन करंट कहा गया, किस तरीके से गया, आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक, सो अगर हमें कुछ भी पता नहीं है तो हम इसे सिंपली कंसीडर कर लेंगे। ठीक, लेट कंसीडर करंट यहाँ से आया I1। क्लियर है बेटा? इधर को चला गया I2, इधर चला गया I3। तो जंक्शन लो क्या कहता है बेटा कि ये जो जंक्शन है इस पे आया कितना करंट, I1। तो नेट करंट इनकमिंग मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग, गया कितना, I2 एंड I3। तो हम लिख देंगे I2 प्लस I3। क्लियर है बेटा? अब सवाल ये है कि I1, I2 और I3 देखो तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना? मैं रिलेशन को यहाँ यूज करूंगा। अब देखो, तुमने माना है कि ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब तुमने ये बोला कि ये पोटेंशियल ज्यादा होगी और यहाँ की पोटेंशियल कम होगी। मुझे इस जगह की पोटेंशियल नहीं पता है, क्वेश्चन में सिर्फ इस जगह की पोटेंशियल गिवन है। समझ में आ गई बात? तो मैं इस पोटेंशियल को एक्स मान लूंगा। क्लियर? और क्या लिख दूंगा मैं कि यहाँ से जो करंट I1 जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इक्वल टू I2। देखो ये देखो, I2 किस तरफ गया, इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ की पोटेंशियल ज्यादा और यहाँ की पोटेंशियल कम। ये बात तो समझ आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस प्लस, ये देखो फिर से उसी तरीके से कि यहाँ क्या लिख देंगे, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, देखो तो जरा, ये आ गया x माइनस 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3। 0 तो गायब हो गया। अच्छा, हमें अब x फाइंड करना है, इस 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ गया, 1। ठीक, या फिर सिंपल इसको एलसीएम ले लो, ज्यादा अच्छा होगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, देखो तो 3x माइनस 9, एलसीएम लेने के बाद 3x माइनस 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारे पास। तो देख लो जरा, 3x प्लस एक्स 4x, इस 3 से लाकर यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 से उधर मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 6x, 6x 3x 4 हो गया था ना, तो ये 8x हो जाएगा, 4 और ये 2 है हमारा। समझ में आ गई बात? x हो गया 8x माइनस को 2 से मल्टीप्लाई किया है 9 को, ये हो गया 18। और सॉल्व करके 18 को इधर लेकर आओ, 18 6 24 हो गया, जब आगे बाय इज इक्वल टू 11x, तो x आ गया हमारा 24/11 वोल्ट। x क्या था, पोटेंशियल था ना, कि ये वोल्ट हो गया यूनिट। और एक बार x आ गया, उस x की वैल्यू को उठाकर इसमें डाल दोगे, I1 आ जाएगा, इस वाले में प्लेस कर दो, I2 आ जाएगा, इस वाले में प्लेस कर दो, I3 आ जाएगा। मतलब हमने सारा करंट सब कुछ फाइंड कर लिया है। ठीक है, समझ में आया? एक अच्छा सवाल हो गया ये तुम्हारा जंक्शन लॉ पे बेस्ड। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई ये बातें? ठीक, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है बिल्कुल भी। ठीक, जिस जंक्शन पॉइंट की पोटेंशियल आपको नहीं पता हो उसे मान लो। ठीक, और जंक्शन लॉ अप्लाई करो, ठीक, और ओम्स लॉ अप्लाई करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब जैसे देखो, मान लो कि इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट करता हूं मैं, धीरे धीरे अपने डिफिकल्टी लेवल को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। क्लियर? अब जैसे देखो बेटा,
एक क्वेश्चन ऐसा है, ये रहा रेजिस्टेंस, ये हो गया, ये इस तरीके सब गिवन है। पिछले केस में सेल गिवन नहीं था, अब इस केस में मैंने सेल इंसर्ट कर दिया। यहाँ की पोटेंशियल मान लो कि 10 वोल्ट गिवन है, यहाँ की 20 है, ये है हमारा 30 वोल्ट। ऐसे कुछ भी कंसिडर कर रहे हो, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, इसको मान लेते हैं 2 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट और ये है 5 वोल्ट। ऐसे ही मैंने कंसिडर कर दिया है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। अब मैंने तो ऐसे ही कंसिडर किया है, तो हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो, बट कैलकुलेशन मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, वो कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मेरा काम कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन को आप कर ही लोगे। समझ में आ गई बात। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से। अब जो मैंने पिछले पार्ट में किया था, पिछला क्वेश्चन याद है आपको। ये देखो, जहां भी सेल हो, जहां भी रेजिस्टेंस हो और रेजिस्टेंस में करंट हो, किसका मतलब वो पोटेंशियल को क्या करेगा, चेंज करेगा। डेफिनेटली ये दो डिवाइसेज ऐसे हैं जो कि पोटेंशियल को चेंज करेंगे। थोड़े दिन बाद हम जब कैपेसिटर पढ़ रहे होंगे तो कैपेसिटर के केस में भी आ जाएगा कि कैपेसिटर भी वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि पोटेंशियल को चेंज करती है। ठीक, खैर अभी कैपेसिटर का कोई पार्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम सिर्फ करंट पे बात करते हैं। तो करंट में दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि पोटेंशियल को चेंज करेंगे। वो दो एलिमेंट कौन सा है, एक सेल और एक रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई, क्लियर। अच्छा देखो ये 10 वोल्ट है और ये देखो कि ये 2 वोल्ट है, और देखो इसमें हायर कर, देखो ये जो लंबा वाला जो गंगा है ना, इसको बोलते हैं बैटरी का हायर टर्मिनल। मतलब इसकी पोटेंशियल ज्यादा होती है, इसकी पोटेंशियल कम होती है। तो इसकी पोटेंशियल कितनी गिवन है, 10 वोल्ट। तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, बता दो बेटा, यहाँ पे सोच के बताओ। देखो इसकी पोटेंशियल माइनस इसकी पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए, 2 वोल्ट। तो क्या ये 12 होगा, सोचो तो। क्या मैंने सही लिखा है, 12 माइनस 10, देखो 2 आ गया। आ गया ना, समझ में आ गई बात, क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से बात करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, ठीक, तो इस पोटेंशियल को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। और अगर ये एक्स है तो यहाँ की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, बता दो बता दो। एक्स माइनस 4 या 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, क्योंकि हमें तो इससे इसको माइनस करना है ना। तो 4 माइनस एक्स से एक्स को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा। तो देखो गलती हो रहा है ना, ये 4 प्लस एक्स है, कैलकुलेशन कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको इसको y मान लेना। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो देखो ये एक्स प्लस 4 आ गया, ठीक। ताकि इससे इसको माइनस करें तो 4 वोल्ट आ जाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से अब देखो, ये पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है, एक्स है, मतलब इसकी पोटेंशियल एक्स हो गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5 प्लस एक्स। कभी तो हम इससे इसको माइनस करेंगे तो 5 वोल्ट आएगा। क्लियर होगी बात ये, ठीक। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि ये हमने पहले क्या किया, सबकी पोटेंशियल लिख ली, हर मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल आ गया हमारा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो कि मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और मैं आपको कभी भी प्रेशराइज भी नहीं करता कि आपको यही डायरेक्शन चूज करना, आपको जो मन करे वो करो। फिजिक्स आपको कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है कि आपको यही काम करना है। आपको जो जी चाहे वो करो, बस जो भी करो उसको बकायदा प्रूफ करो मैथमेटिकली। बात समझ में आ गई। अगर मान लो कि जैसे कि तुम करंट का कोई भी डायरेक्शन चूज करो, अगर आंसर में वो नेगेटिव आ गया, जैसे मान लो कि करंट तुमने I1 लिया और I1 का आंसर फाइनली सॉल्व करने के बाद I1 आया -10 एम्पियर, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू को 10 एम्पियर होगी ही। जो आपने करंट का डायरेक्शन I1 का माना था उसको बस रिवर्स कर देना है, ठीक है। इसलिए चूज करने में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। प्लस या माइनस सिर्फ ये बताएगा कि आपका डायरेक्शन आपने जो चूज किया वो सही है या गलत है, ठीक। तो प्लस बताएगा जो आपने चूज किया है बिल्कुल ठीक है, और माइनस बताएगा आप अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लो, मैग्नीट्यूड रिमेंस है। इसलिए घबराना नहीं बिल्कुल भी, जो जी चाहे वो चूज कर लो। तो मान लो कि यहाँ से करंट I1 आया, मुझे थोड़ी पता है कि कौन सा कहाँ से करंट आ रहा है। इधर को चला गया I2, इधर चला गया I3। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो एक बच्चा इस जंक्शन पॉइंट पे क्या लिखेगा कि आया करंट I1, गया कितना I2 एंड I3। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा करंट क्या होता है, आई क्या लिखते हैं, अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस बता दो। जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगी इनसाइड द रेजिस्टेंस। ये बात आपको पता है। तो जरा देखो तो
इस I1 को निकालने जाऊं तो इस रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल कौन से हैं, एक ये और एक ये, है ना। और करंट किधर गया है, इस तरफ, मतलब यहाँ की पोटेंशियल ज्यादा होगी और यहाँ की पोटेंशियल कम होगी। इतनी बात तो अपने को समझ आ रही है। तो हम क्या लिख देंगे, I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस विच इज 1 ओम। ये ओम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। क्लियर है, समझ में आ गया। उसी तरीके से I2 जरा लिखो, I2 देखो तो इसमें है, तो हम इसमें लिख के क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे, देखो करंट किस तरफ जा रहा है, मतलब ये वाली पोटेंशियल ज्यादा होगी और ये वाली कम होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम, प्लस ये कितना आ जाएगा, देखो तो 5 प्लस एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3 ओम। ये देखो ये पूरा रिलेशन एक्स में आ गया। अब इसे सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक बार एक्स आ गया, उस एक्स की वैल्यू को इस वाले पार्ट में डालोगे I1 आ जाएगा, इस वाले पार्ट में डालोगे I2 आ जाएगा, इस वाले में प्लेस करोगे I3 आ जाएगा। तीनों करंट की वैल्यू आपको पता चल रही है। मेन टास्क क्या था, ये लिखना। और ये लिखने का तरीका समझ में आया कि कैसे लिखेंगे हम लोग, समझ में आ गई है पूरी की पूरी बात। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ भी आ रही है, क्लियर है यहाँ पे। तो कोई सा भी डिफिकल्ट सवाल हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप अपने बेसिक के साथ हमेशा जुड़े रहो, बेसिक चेंज होगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। कभी भी आप बेसिक को छोड़ के कोई बहुत बेहतरीन तरीका या कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके की कोशिश करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। आप बड़े हो जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, मेडिकल कॉलेज में चलो, फिर अपना रिसर्च करो ना, जो भी करना है, ठीक। बस यहाँ पे सिर्फ बेसिक के साथ जुड़े रहो। बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे अलग अलग तरीके की चीजें तुम्हें समझाएंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्शन, ठीक है ना, नोडल एनालिसिस, मुझे भी आता है, मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक। फर्स्ट ईयर में पढ़ना है सबको, ठीक, सबने पढ़ा हुआ है, मैं भी IIT से ही हूँ, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब मैं तुम्हें क्यों नहीं सिखा रहा ये बात, इसलिए क्योंकि वो यूजलेस है। आज तक IIT ने एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछा है जो कि नोडल एनालिसिस के अलावा किसी अनदर मेथड से सॉल्व ना हो। IIT और मेडिकल या नीट में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसमें नोडल एनालिसिस या स्टार डेल्टा कन्वर्सन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती हो, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं। तो मैं फालतू चीजें तुम्हारे सामने शो करके मैं स्टार डेल्टा तुम्हें बता के मैं यही प्रूफ करना चाहूंगा कि मुझे आता है, आई एम बेटर देन यू, ठीक। मुझे नहीं करना ये प्रूफ कि मुझे मैं आपसे बेहतर हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से सीख ले और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है तो वो प्रॉपरली अप्लाई करे विद देयर बेसिक, मतलब क्लियर बेसिक। समझ में आ गई बात, मैं बस इतना चाहता हूँ, समझ में क्लियर है ना। तो ऐसे फालतू किसी भी चीजों को यूज नहीं करोगे, स्टार डेल्टा, नोडल एनालिसिस और भी ये बहुत सारे थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, बहुत सारे हैं बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में, ढेर सारे पढ़ने हैं ऐसे, ठीक। वो मुझे भी आके मैं सब उठाकर तुम्हें परोस दूंगा, बस तुम्हारे लिए तो वो बेमतलब का सर का जंजाल बन जाएगा, तो फायदा नहीं है, यूजलेस है, ठीक। हम अपने बेसिक से बात करेंगे, क्लियर है बेटा, सब कुछ यहीं से सॉल्व हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन अगर जो मैं सिखा रहा हूँ इससे बाहर आ जाए ना, ठीक, तो मेरा नंबर नोट कर लेना, मुझे फोन करके गाली दे देना, ठीक। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, मैं एकदम श्योर गारंटी दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस से है, उन्हीं उन्हीं टॉपिक को यूज करके, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। अब चलो अगले वाले पे चलते हैं। ये हो गया। अब मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन हो, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन हो, ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है, देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, 2 वोल्ट 2 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम, 4 वोल्ट 4 ओम, जो जी चाह रहा है ना मैं वही कंसिडर करो। देखो तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ मैं, मुझे कोई भी डाटा याद नहीं है, बट मुझे मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहाँ पे सामने रख दूंगा, बिल्कुल वो भी खुद से इंस्टेंटली डिजाइन करके, सब कुछ मैं वही कर रहा हूँ। मुझे कोई डाटा थोड़ी याद है कि मुझे कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा, मुझे कुछ सिखाना है यार आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, आगे चलो। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द करंट इन ईच सेक्शन, हर सेक्शन में करंट बता दो। तो देखो एक बड़ा सुंदर सा
आसान तरीका होता है कि किसी एक जगह की पोटेंशियल को जीरो कंसिडर कर लेना। देखो यहाँ पे, जिससे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे और तुम्हारे मनी का जो डिफरेंस है वो 100 रुपए है, 100 रुपीज। क्लियर? तो अगर आपके पास 100 रुपए होंगे तो मेरे पास 200 रुपए होंगे। मैं आपको आपसे ज्यादा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और अभी आप सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैंने अपने आप को ज्यादा रखा। ठीक है? तो अगर आपके पास 100 रुपीज है तो मेरे पास 200 होंगे। आपके पास जीरो होगा तो मेरे पास 100 होगा। और अगर मेरे पास जीरो होगा मतलब आपने 100 रुपए किसी से उधार लिया है, -100। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब जब भी हमें डिफरेंस पता हो ना, हम किसी भी एक को जीरो मान के ठीक दूसरे वाले के बारे में डिस्कशन कर, जैसे मैंने अपने आप को जीरो बोला तो आपको बोला कि आपके पास -100 है, ठीक, और आपको जीरो बोला तो मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपए होंगे। क्लियर है ना? तो हम कहीं भी एक जगह पे जीरो कंसीडर करके, मतलब एक सर्किट में एक जगह पे ही जीरो माना, ऐसा नहीं कि हर जगह जीरो मान लेना, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात में? क्लियर है बेटा? जैसे मान लो कि ग्रुप में हो, अब एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, तो 4 में से किसी एक के पास मनी को जीरो मान के बाकी को उसके कंपेयर में बोल सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि बोल दो कि मेरे पास भी जीरो है, तुम्हारे पास भी जीरो है, हमारा जो तीसरा दोस्त है उसके पास भी जीरो है, चौथा जो है उसके पास भी जीरो है, तो गलत हो जाएगा ना, हम कभी भी नहीं बता पाएंगे। समझ में आ गई बात कि एक जगह पे जीरो है कंसिडर करना। क्लियर है यहाँ पे? अब जैसे देखो इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जीरो मान लेता हूँ, ये जो टर्मिनल है ना, देखो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल जीरो। तो देखो आपको आपको मैंने बार बार बोला है कि पोटेंशियल चेंज करने वाली डिवाइस कौन सी है बेटा? रेजिस्टेंस सेल। पर यही अभी फिलहाल हम उस पर जा रहे हैं, जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी कैपेसिटर आपके सामने आएगा भी नहीं। ठीक है बेटा? तो ये बात हो गई। अब सोचो ये जीरो है, क्लियर है यहाँ पे? तो अगर ये जीरो, देखो यहाँ पे कई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नहीं है, कनेक्टिंग वायर है, मतलब यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो पोटेंशियल, देखो यहाँ भी जीरो पोटेंशियल। तो अभी मैंने एक पिछले क्वेश्चन में याद करो तो मैंने बताया था, अगर यहाँ पे जीरो है और ये देखो ये डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट, ताकि 2 से इसको माइनस करे तो ये आ जाए। ठीक उसी तरीके से ये जीरो है तो ये कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। अगर ये जीरो है तो यहाँ कितनी होगी पोटेंशियल? 4 वोल्ट। इतनी बात तो हमें पता चल गई। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब मैंने मान लिया कि यहाँ से करंट I1 आया, यहाँ से करंट I2 आया, यहाँ से करंट I3 आया। अब सोच रहा होगा सब, अरे यार तीनों करंट तो यहाँ पे आके मिल गए, तो गए कहाँ पे? ठीक, बात सही है बिल्कुल तुम्हारी। ठीक, तो जब तुम सॉल्व करोगे वो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। देखो ये तो मैंने ऐसे ही मान लिया, तो मैंने अगर ये माना तो मैं ये लिखूंगा इनकमिंग कितना है भाई? I2 प्लस I3। आउटगोइंग कितना है? कुछ भी नहीं दिख रहा तो मैं जीरो लिख दूंगा। एक बच्चा ऐसे कर सकता है, I1 आया, I3 आया, वो इसमें क्या करेगा? I2 इधर मान लेगा। अब उसके समझ में, हाँ तो ठीक लग रहा है यार, इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, इसमें चला गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? ठीक, हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ से भी करोगे तब भी वही आएगा। मैंने इसलिए तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कंसिडर करने के आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, सब कुछ आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्लियर है यहाँ पे? आप बताओ यहाँ पे क्लियर होगी बात ये? ठीक, अब जैसे देखो ये I1 है, I2 है और I3। मान लो कि इसके बेसिस पे अगर बात करें तो हम क्या लिखेंगे कि I1 आया, I3 आया और गया कितना? I2। तो I1 कितना हो जाएगा? I1 किसमें करेंगे बेटा? इसमें, है ना? तो इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? ये हमें नहीं, यहाँ का पोटेंशियल को पता है बाकी यहाँ का नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल एक्स मान लेता हूँ। तो देखो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसके हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो I1 कितना आ जाएगा? देखो ये 2 वोल्ट करंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना ऐसे, तो दिस वन माइनस दिस वन, तो 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एक प्लस I3 देखो ये इसमें है, तो यहाँ देखो 4 वोल्ट और यहाँ कितना है? एक्स। तो क्या लिख देंगे? 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, रेजिस्टेंस तो 4 ही है, इक्वल टू I2। जरा देखो देखो करंट किधर जा रहा है, तो यहाँ की पोटेंशियल ज्यादा होगी, यहाँ की कम होगी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? x-3 डिवाइडेड बाय 3 ओम। जी आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक, क्लियर है बेटा? समझ में आ गई बात? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, और एक बार x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक, इस इक्वेशन में डालोगे वो क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन में डाल के ही I1 पता चल जाएगा।
इसमें प्लेस करने से I2 पता, सॉरी I3 पता चल जाएगा, और इसमें डालने से I2 क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिफिकल्ट सवाल बोले जाएंगे, ठीक, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है बेटा, चलो एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से। और चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से हम लोग किरचॉफ्स का इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ, इसी को बोलते हैं। ठीक, अब जैसे देखो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, जो उसका दूसरा जो लॉ है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो उससे पहले कुछ बातें समझ लो, सीख लो। ये मान लो कि रेजिस्टेंस है, करंट इस तरफ जा रही है, तो आपको पता है करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो जो हायर है उसको प्लस से लिख रहे हैं, और जो लोअर है उसे मैं माइनस से लिख रहा हूँ। क्लियर है यहाँ पे? तो प्लस माइनस क्लियर। अब अगर सोचो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, रेजिस्टेंस इसकी आर गिवन है, अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल लिखूं, याद रखना डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? और ऐसे भी आपको पता है इस केस में ओम्स लॉ क्या कहता है कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। क्लियर है यहाँ पे? ये बात तो आपको समझ में आ रही है। क्लियर? अब सोचो जरा कि जब हम यहां से चलकर इस तरफ जाए, मतलब करंट तो जिगर जा रहा है, उसके जाने से हमें कोई लेना देना नहीं है, करंट के जाने से हमें बस हायर और लोअर पोटेंशियल पता चल गई है। क्लियर? अब हम इस डायरेक्शन से ऐसे चलते हुए उधर जा रहे हैं, तो हमें क्या फील होगा? चेंज इन पोटेंशियल। तो हम यहां से चलकर यहाँ पे पहुंचे, तो फाइनल कौन सा है? ये। तो हमारे लिए फाइनल कौन सा है? V नेगेटिव। और इनिशियल कौन सा है? V पॉजिटिव, है ना? और ये देखो तो ये कितना है, इस यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो ये वाली वैल्यू कितनी है? IR, तो माइनस ऑफ IR। इसका मतलब कि करंट के डायरेक्शन में जब आप रेजिस्टेंस के क्रॉस जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो माइनस IR होगा। क्लियर? अब अगर जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, करंट इस तरफ जा रहा था, हमने हायर और यहाँ पे लोअर बना दिया करंट के डायरेक्शन से, अब एक पर्सन इस तरफ से ऐसे चल रहा है, तो उसको चेंज इन पोटेंशियल क्या मिलेगा? सोचो आप जब यहाँ से चलकर इधर को आओगे तो ये फाइनल हो गया माइनस इनिशियल। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल, देखो कि फॉर्मूले के बेसिस पे क्या है? ये IR है। मतलब अगर आप रेजिस्टेंस में अपोजिट टू द करंट जाएं तो चेंज इन पोटेंशियल इज प्लस IR। आप रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाएं तो चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस IR। याद रखना इसको, बहुत हो जाएगा जब हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ जब हम यहाँ पे कर रहे होंगे। समझ में आ गई बात? कि अलोंग द करंट change in potential is minus IR, opposite to the current in resistance change in potential is plus IR। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, उसी तरीके से सेल में देखो, अगर मान लो कि ये सेल है, करंट इसके, हालांकि सेल में करंट से कोई लेना देना नहीं होता, सेल में अगर करंट पॉजिटिव से बाहर निकले तो बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, और करंट पॉजिटिव में एंटर कर जाए तो क्या कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ द सेल। खैर इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर मान लो आप यहां से चलकर यहां तक गए, ये V है, ठीक, तो देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये कौन सा है? पॉजिटिव है। हम जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो हमें चेंज इन पोटेंशियल क्या मिलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ये कितना आ गया? यही तो V है ना? देखो अब इससे पहले भी बहुत सारे सवाल इस पे किए थे हमने। अगर मान लो कि ये सेल है, आप इस डायरेक्शन में जाओ, सो ये तो नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा वी इस केस में कितना आ जाएगा? देखो तो फाइनल कौन सा है? हम इधर जा रहे हैं तो फाइनल मुझे यहाँ मिला V नेगेटिव माइनस V पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ V, है ना बेटा? तो सेल में अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल इज प्लस V, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस V। रेजिस्टेंस में जब आप करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस IR, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस IR। अगर ये चार चीजें आपको याद रखनी है, अगर आपने याद रखी है तो बहुत आसानी से किरचॉफ लॉ आपको समझ आने वाला है। एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो। देखो
याद हो गया, याद हो गया। बस क्या ध्यान में रखना है कि करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर रेजिस्टेंस में। सेल में अगर आप हायर से लोअर जाओगे तो क्या लिखोगे, हायर से लोअर जाओगे तो क्या लिखोगे बताओ, माइनस बी, और अगर लोअर से हायर की तरफ जाओगे तो प्लस बी। क्लियर रहेगा। इतनी सी 4 बातें अगर आपके दिमाग में हैं तो किरचॉफ्स लॉ हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखो, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक सर्किट है, यहाँ ध्यान से देखो, ये मान लो कि एक हमारे पास सर्किट है इस तरीके से, ये रहा सेल, ये रहा सेल, ये रहा सेल, ऐसा कुछ। यहाँ से करंट आई आया, यहाँ चला गया I1, इधर को चला गया I2, ये I1 ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आया, I2 ऐसे घूमते हुए यहाँ पे पहुंचा और इस रास्ते से चला गया, मिल गए I। तो हमारा जंक्शन लॉ क्या बोलता है कि इस जंक्शन पे देखो कितना करंट आया, I गया कितना, I1 एंड I2, तो I1 प्लस I2, ये तो जंक्शन लॉ, सॉरी हाँ जंक्शन लॉ ही तो था अभी जो हमने पढ़ा था। क्लियर। अच्छा इसमें देखो, इसकी वैल्यू मैं R1 ले लेता हूँ, ये V1 है, ये R2 है, ये V2 है, ये R3 है, ये V3 है। मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कैसे लिखते हैं। तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में the sum of all the change in potential must be equal to 0। मतलब क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि जहां से स्टार्ट करो आप घूमकर वापस वहीं पे पहुंच जाओ। तो सोचो जरा, अगर यहाँ की पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इस तरीके से घूमते हुए आप वापस यहाँ पे आए हो, तो वापस से पोटेंशियल आपको 10 वोल्ट की मिल गई, तो चेंज क्या हुआ, 10 माइनस 10 0। यही किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि आपने रास्ते में क्या किया है, क्या हुआ है आपके साथ, लॉस किया है, गेन किया है, वॉट एवर बिगर सिचुएशन, आप जब इनिशियल पोजीशन से चलकर फाइनल उसी पोजीशन पे आओगे तो जो टोटल चेंज होगा, टोटल लॉस प्लस गेन मिलकर 0 हो जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे सब कुछ पोटेंशियल के टर्म में लिख रहे हैं। इसका मतलब कि किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सवाल ये है कि चेंज इन पोटेंशियल कहां कहां होगा, तो सेल में होगा, रेजिस्टेंस में होगा, कैपेसिटर में भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गई बात। अब ध्यान रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब एक बार मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, जैसे मान लो कि इस लूप में कुछ ऐसे नाम दे देता हूँ मैं, ए बी सी और डी, ऐसे नाम दे दिए, ये एक लूप है। मान लो कि एक बच्चा, ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आसान तरीका तुम्हारे लिए क्या बना देता हूँ कि जिधर को करंट जाए ना उसे प्लस और माइनस मार्क कर लो रेजिस्टेंस में। सेल में तो तुम्हें ऐसे भी पता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये बात तो आपको पता है कि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। देखो करंट किधर जा रहा है तो ये हायर होगा, ये लोअर होगा। ठीक, सेल में ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल है ना। इतनी बात तो आपको आ रही है समझ में। अच्छा यहाँ देखो करंट किधर को आया, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर। अच्छा देखो करंट किस तरफ जा रही है, मतलब ये हायर होगा और ये लोअर होगा। इतनी बातें तो आपको समझ आ रही है जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। क्लियर है। ठीक, अब आगे देखो, अब इसको, इस इक्वेशन को लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि इन अ लूप ए बी सी डी और फाइनली ए पे पहुंच गए, ए से स्टार्ट किया ए पे पहुंच गए, मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम के करंट का जो डायरेक्शन है वो आपको पता चल गया। अब हम घूम रहे हैं, मतलब हम इस लूप में ऐसे घूम रहे हैं, मतलब जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह चलोगे, ठीक, तो दो बातें हमेशा ध्यान रखना। रेजिस्टेंस में अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई आर, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस आई आर। सेल में अगर हायर से लोअर जा रहे हो तो माइनस बी, और अगर लोअर से हायर जा रहे हो तो प्लस बी। अगर इतनी बातें आपके दिमाग में है तो सारे चेंजेस को लिखना स्टार्ट करो और देखो तुम्हारा कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, देखो हम इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि देखो पहला रेजिस्टेंस मिला, करंट उसमें है I1, देखो हम किस तरफ जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में गए, ऐसे चल रहे हैं ना हम लोग इधर से ऐसे, तो करंट के डायरेक्शन में गए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस करंट उसमें कितना है I1 इंटू R1। समझ में आया, करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर। देखो हमारे सामने कौन सा आ गया, सेल आ गया, तो सेल में देखो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो हायर से लोअर मतलब बताओ तो माइनस वी लिखेंगे ना, लिखेंगे बिल्कुल। देखो हायर से लोअर जाए तो माइनस वी, तो इसकी कितनी है पोटेंशियल डिफरेंस V1,
तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा -v1। हम पहुंच गए बी पॉइंट पे। अब देखो देखो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, देखो करंट नीचे की तरफ है, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे माइनस, उसमें करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितनी है R2। क्लियर हो गया। हम यहाँ पहुंच गए। अब देखो इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव, हम इस तरफ कॉन्टिन्यूअस चल के जा रहे हैं, तो हमें ये नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो चेंज कितना होगा +v2। हम सी पे पहुंच गए। अब सी से देखो करंट क्या हो गया, करंट इधर जा रही है और हम इधर को आ रहे हैं, तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या आ जाएगा प्लस, करंट इसमें कितना है I2, रेजिस्टेंस R3। क्लियर। हम यहाँ पहुंच गए। अब फिर से सेल मिल गया हमें, सेल में देखो हायर से लोअर गए तो माइनस, इसकी कितनी है V3। देखो यहाँ पे आ गए। अब देखो ये कनेक्टिंग वायर है, कहीं भी चेंज नहीं, फाइनली यहीं पे पहुंच गए, तो ओवरऑल सम क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। तो क्या दो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। क्लियर है। और ये एनर्जी कंजर्वेशन, वोल्टेज कहाँ पे डिपेंड करता है एनर्जी का, वोल्टेज मींस एनर्जी एक तरीके से। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये इक्वेशन लिख गए। अब जैसे सोचो, अगर एक बच्चा, जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा ऐसे ही घूमेगा क्लॉकवाइज, एक बच्चा अगर ऐसे घूम जाता है एल लूप, ए से स्टार्ट किया, डी पे आए, सी बी ए, मतलब आप अब ऐसे घूम रहे हैं। क्लियर। मतलब जो बच्चा ऐसे क्लॉकवाइज घूमा है उसने ये इक्वेशन लिखा। अब जो बच्चा एंटी क्लॉकवाइज जाए वो क्या लिखेगा, वो भी देख लेते हैं। तो देखो हम इधर की तरफ आए, कोई कोई भी हमें सेल या रेजिस्टेंस नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ मिला। ठीक। यहाँ पे क्या मिला सेल, सेल में आप देखो लोअर से हायर जा रहे हो तो क्या लिखोगे +v3। देखो करंट, करंट किस तरफ है ना, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्योंकि कितना आएगा करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस विद नेगेटिव साइन -I2R3। क्लियर है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में -IR। क्लियर। हम सी पॉइंट पे पहुंच गए, सी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो सेल मिला, सेल में आप हायर से लोअर गए तो -v2। क्लियर। हम ऊपर जा रहे हैं, देखो करंट का अपोजिट गए, करंट नीचे आ रहा है लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में, ये कितना आ जाएगा माइनस, उसमें करंट कितनी है I1, रेजिस्टेंस। क्लियर। हम बी पॉइंट पे पहुंच गए। अब इधर गए, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो क्या आ गया +v1। यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ पे करंट के अपोजिट गए, प्लस करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, फाइनली ए पॉइंट पे पहुंच गए तो 0। क्लियर। अब जरा देखो कि जिस बच्चे ने ये लिखा और किसी बच्चे ने ये लिखा, तो क्या ये सही है और ये गलत है, या ये सही है या ये गलत है, दोनों ही सेम है। ध्यान से देखो कि जरा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता, अगर ये माइनस कॉमन कर लेता मैं, तो क्या आ जाता, देखो कि यहाँ तो -v3, यहाँ प्लस हो जाता +I2R3, जहां मतलब माइनस कॉमन करोगे तो जहां प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जहां माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया +v2 -I1R2 -v1 प्लस, सॉरी ये -I1R1 इक्वल टू 0 होता, माइनस को उस तरफ लेकर जाके को वो 0 हो जाता। जरा देखना जरा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है क्या, -v3 +I2R3 +I2R v2 -I1R1 -v1 -I1, सेम आ गया। इसका मतलब कि किरचॉफ्स लॉ को लिखते वक्त आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरीके से आप घूम जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर। ठीक है ना। इसीलिए तो फिजिक्स की खूबी, फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट खूबी क्या होती है कि वो आप किसी भी चीज के लिए आप रोके नहीं जाते कि आपको यही करना है। नो, आपको जो जी चाहे वो करो, जो मन करता है वो करो, ठीक, लेकिन जो करो सही करो। क्लियर। समझ में आ गया। देखो ना दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है हमारे पास। तो यू कैन राइट इक्वेशंस इन क्लॉकवाइज लूप और इन एंटी क्लॉकवाइज लूप, यू कैन, आप फ्री हैं बिल्कुल। समझ में आ गया। ठीक। अब कोई कोई टीचर क्या करता है कि जो ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये इस तरीके से जो हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे हम लिख क्या रहे हैं, हमने लिखा है चेंज किसी बुक में या किसी कोई और टीचर जो है, ठीक, वो तुम्हें क्या बताएगा डिफरेंस। क्लियर। तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह सही है। कोई क्लॉक लिख सकता है, कोई एंटी क्लॉक लिख सकता है, कोई चेंज लिख सकता है, कोई डिफरेंस लिख सकता है, या ड्रॉप बोल के। ठीक। डिफरेंस का मतलब, चेंज का मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और ड्रॉप का मतलब क्या होता है इनिशियल माइनस फाइनल। समझ में आ गई बात, क्योंकि लास्टली सबको 0 ही लिखना है। ठीक। तो हर एक चीज का ना आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं चेंज यूज करता हूँ, इसलिए मैंने आपको चेंज के टर्म में समझाया। ठीक। ऐसा नहीं कि जो डिफरेंस लिखेगा या जो ड्रॉप लिखेगा वो गलत है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि जो क्लॉकवाइज लिख रहा है वो गलत है या एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा है वो गलत है, सब अपनी अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप एक फॉलो करोगे।
ठीक, या तो आप चेंज लिखोगे या ड्रॉप लिखोगे, दोनों में से कोई एक। ठीक, सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, ध्यान से देखो। जो बच्चा चेंज लिखेगा ना, वो मूव करते वक्त हर में सब में लास्ट वाला साइन यूज करेगा। देखो कैसे, जैसे इस तरफ हम जा रहे थे, क्लियर, तो देखो रेजिस्टेंस में देखो लास्ट साइन क्या था, माइनस, तो माइनस I1R1। देखो क्लियर, इसमें देखो इधर जा रहे हैं तो लास्ट साइन क्या था, नेगेटिव, तो देखो माइनस V1। क्लियर, इसमें आ गए लास्ट साइन माइनस, तो माइनस आई, इसमें करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसमें देखो लास्ट साइन प्लस, तो प्लस V2। यहाँ देखो इसमें लास्ट वाली साइन पॉजिटिव है, तो प्लस I2R3। ठीक, इसमें लास्ट साइन माइनस है, तो माइनस V3 हो गया इक्वल टू 0। क्लियर, तो जो चेंज लिखेगा वो अंतिम वाला, जो आपके मूवमेंट में जो लास्ट में आपको साइन मिल रहा है वो लिख लेगा, और जो ड्रॉप लिखेगा वो इनिशियल साइन लिख लेगा। क्लियर है, तो उसका ये आ जाएगा। कोई पंगा नहीं है बेटा, जैसा आपको सही लगे ना सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, मान लो कि एक क्वेश्चन इस तरीके से, ये एक सेल रहा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल है, यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसका 2 वोल्ट 2 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम। ठीक, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। वी हैव टू फाइंड वी माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया। सो अब हम कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे जरा समझो तो, वी ए माइनस वी बी लिखना अपने को। ठीक, तो वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या होता है कि जो अगर इसमें करंट पता चल जाए हमें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई आर, होता है ना। तो हम इस पार्ट में अगर करंट निकाल पाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, कहीं भी किसी भी तरीके से चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बच्चा ऐसे मान ले कि यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, देखो ये I1 यहाँ पे आया, I2 यहाँ पे आया, जंक्शन पॉइंट मिलकर की तरफ दोनों मिल गए, I1 प्लस I2 चला गया, ये हो गया जंक्शन लॉ। समझ में आगे बात ना, क्लियर। यहाँ पे जितना आया उतना गया, I1 प्लस I2, मैंने जंक्शन लॉ अप्लाई कर दिया यहाँ पे। क्लियर, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा बेटा, बता दो। ये तो देखो इस वाले रेजिस्टेंस में ये हायर टर्मिनल है, ये लोअर टर्मिनल है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि हायर टर्मिनल माइनस लोअर टर्मिनल इज इक्वल टू करंट। इसमें जो करंट है I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई जो रेजिस्टेंस है। मतलब अगर अल्टीमेटली हम I1 और I2 कैलकुलेट कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक, तो हम I1 और I2 निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दो अननोन कौन सा है, I1 और I2। हमारे पास दो लूप भी दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, ये A है, बी सी, अच्छा बी तो मान ही लिया था, इसको सी डी, ये हो गया ई और एफ। अभी मैं आपको बस ऐसे सिखा रहा हूँ इसलिए इतना कुछ लिख रहा हूँ, वरना मैं सीधा लिख देता लूप में। क्लियर है यहाँ पे। तो एक आसान तरीका मैं आपको करता हूँ कि जहां जहां करंट पास हो रही है ना, अपना अपना साइन चूज कर लो। देखो करंट किस तरफ गई है, ये प्लस होगा ये माइनस, देखो ये वाली करंट किधर को आई है, ये प्लस माइनस, ये देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। सेल में करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, सेल का को हायर और लोअर आपको पहले से ही पता है। देखो करंट किधर आया तो प्लस माइनस मार्क कर दिया। अब हमें चेंज लिखना है तो माइनस मतलब फाइनल वाली साइन कंसीडर करेंगे। तो मान लो कि एक बच्चा घूम जाता है ऐसा इन लूप डी सी ए बी डी, मतलब ऐसे चलते हुए वापिस घूम के हम यहीं पे आ गए। ठीक, एक लूप कंप्लीट हो गई हमारी। अब उस लूप में हम किरचॉफ का इक्वेशन क्या लिखेंगे, जरा एक बार बोलो। डी से स्टार्ट किया, देखो कि कुछ सेल आ गया, सॉरी पहले रेजिस्टेंस आया, देखो फाइनल साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस करंट कितना है उसमें I1 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस लिख दिया। इसमें देखो अब सेल आ गया, सेल का फाइनल साइन देखो प्लस, तो प्लस क्या लिख देंगे 2 वोल्ट हो गया। हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे देखो इस तरफ जा रहे हैं, देखो फाइनल साइन देखो माइनस है, तो माइनस करंट कितना है इसमें I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक, कहाँ पहुंच गए बी, कहाँ पहुंच गए डी, फाइनली इक्वल टू 0। क्लियर है, हो गया किरचॉफ को हमने वोल्टेज लॉ लिख दिया। क्लियर है ना यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करके एक I1 और I2 में रिलेशन आ जाएगा, वो कैसा देखो -2I1, यहाँ देखो -4I1, तो ये आ गया -6I1। ये देखो कितना आ गया -4I2, -4I2 प्लस 2 इक्वल टू 0 की ये इक्वेशन आ गया 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 2। सिंपल करने के लिए 2 कॉमन करके काट देता हूं मैं, तो ये 2 हो गया, यहाँ 3 आ गया।
एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। क्लियर है। अब इसमें चल के दूसरे वाले में जैसे जी चाहे वैसे घूम जाओ, ए से स्टार्ट करो, ए बी ई एफ और ए पे पहुंच गए। ठीक, अब हम ऐसे चल रहे हैं, इसमें देखो मैं ऐसे घूमे थे एंटी क्लॉकवाइज, अब इसमें ऐसे क्लॉकवाइज घूमे, ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया है कि एक एंटी क्लॉकवाइज में लिख दूं और एक क्लॉकवाइज में लिख दूं। ठीक, ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए। क्लियर है। अब आगे देखो, जब इस डायरेक्शन में जा रहे होगे तो देखो फाइनल साइन कौन सा मिला है, देखो नेगेटिव मिला है, तो -4i1 + i2 ये लिख दिया। बी पे पहुंच गए, बी से ई पे पहुंच गए, इधर को आ रहे, देखो फाइनल साइन माइनस आ गया। माइनस रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, करंट कितना है इसमें i2, है ना। हम इधर को चले, देखो फाइनल साइन प्लस में आया, +3 वोल्ट, कहाँ पहुंच गया फाइनली ए पे, 0 हो गया। तो ये देखो कि -4i1 -4i2 -3i2 -7i2 +3 = 0। तो ये कितना आ गया 4i1 + 7i2 = 3। ये इक्वेशन 2 आ गया। क्लियर है बेटा। अब जिस बच्चे के पास ऐसा दो इक्वेशन है, क्या वो i1 और i2 की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बहुत आसान है निकालना। i1 i2 की वैल्यू इन दोनों से निकाल लो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बहुत सारे तरीके तुम लोगों ने पढ़े हैं 10th क्लास में। ठीक, जिस मन करे उससे निकालो, i1 i2 की वैल्यू उठाकर यहाँ प्लेस कर दो, देखो पकड़े। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये पूरी बात। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर। आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बता दूं मैं, जैसे मान लो सिर्फ इक्वेशन लिखना होता है बेटा, किरचॉफ का लॉ जो है ना डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा साइन वगैरह को लेकर पंगा है, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बता दिया कि जब भी जाओ एलिमेंट जो भी रेजिस्टेंस या सेल मिले उसका फाइनल साइन जो है वो ले लेना। ठीक है। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से कि ये एक रेजिस्टेंस है, देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि इतना सारा कुछ गिवन है, ठीक, हमें को बस इक्वेशन लिखना है बेटा। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से, हम क्या मान लेंगे, सिंपली आई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो बेसिक से स्टार्ट, ये हमेशा ध्यान रखना, जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव से डिलीवर होगा उतना नेगेटिव पे आके मिलना भी चाहिए। मतलब अगर आई यहाँ से गया है तो यहाँ से आई मिलना भी चाहिए। यही इसको फॉलो करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे हमेशा, ध्यान रखना। ये आई करंट यहाँ पे आया, अब मान लो कि इधर को चला गया i1, तो कितना बच गया बेटा बता दो। आई आया, i1 चला गया, तो इधर कितना आया होगा, i - i1 आया होगा ना। क्लियर है। या फिर मन करे तो यहाँ मान लो i - i1 जो जी चाहे, ये कितना हो गया i1, कोई भी कुछ भी इशू नहीं है। अब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे चला गया मान लो कि i2, देखो i1 आया था, i2 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना चला गया i1 - i2। अब देखो ये i2 यहाँ से आया, ऐसे घूम के यहाँ पे मिला, यहाँ पे देखो i - i1 आया। क्लियर है। यहाँ पे दोनों मिल गए, कितना चला गया यहाँ पे i - i1 इस रास्ते से आया था, यहाँ से i2 आया +i2, देखो ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ देखो i1 - i2, देखो कि दोनों ऐड हो गए, तो देखो आई चला गया, दोनों को ऐड करके देखो आई आ जाएगा। बिल्कुल सब कुछ सही है। हमारे पास अननोन कितने हैं, अब 3 अननोन है। 3 अननोन कौन सा, i1 एंड i2, 3 अननोन हमने माना है। क्लियर है। तो हमें 3 लूप लॉ भी लिखना पड़ेगा, लूप इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा भाई, जितने अननोन उतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखने पड़ेंगे अपने को। क्लियर है। यहाँ पे तो हम पहला लूप इसको कंसिडर करते हैं, इस वाले लूप में मैं घूम रहा हूँ। ठीक, तो जरा बताना साइन लिख दो, चलो लिख के साइन। देखो करंट इधर की तरफ है तो ये प्लस माइनस, देखो इधर जा रहा है तो प्लस माइनस, देखो करंट यहाँ जा रहा है प्लस माइनस, इधर को आया प्लस माइनस, इधर जा रहा है प्लस माइनस, हर जगह लिख गया मैंने। फाइनल साइन ले लेना, चेंज लिखना हो फाइनल साइन ले लेना। क्लियर है। यहाँ पे अब एक बार लिखो, देखो तो यहाँ देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, देखो फाइनल साइन पॉजिटिव तो +10। क्लियर। यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे इधर फाइनल साइन माइनस, तो -4 इंटू करंट कितना था उसमें i1। क्लियर है। i1 यहाँ पे करंट है, ये यहाँ पे पहुंच गए। अब देखो इसके तरफ फाइनल साइन माइनस, करंट कितना है i1 - i2, रेजिस्टेंस कितनी है बता दो 2, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो इस इक्वेशन i1 i2 में आ गया। क्लियर। आप निकाल लोगे। दूसरे मान लो कि हम ऐसे घूम गए,
क्लियर। अब जो आप इस तरफ जा रहे हो, चेंज लिख रहा हूँ, ये कोई साइन आपकी सुविधा के लिए लिखा है, बट ये ज्यादा बेहतर है कि आप याद रखें कि करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर। क्लियर, सेल में तो आपको पता ही है। ठीक, इस डायरेक्शन में देखो फाइनल साइन कितना है, माइनस है, रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम, करंट कितना है उसमें आई माइनस आई वन, हो गया, हम यहाँ पहुंच गए। अब इस तरफ जा रहा है, देखो कि हम बैटरी को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो फाइनल साइन नेगेटिव है 3 वोल्ट, यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो प्लस, करंट कितना है आई टू मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 3, कहाँ पहुंच गए यहाँ पे। अब ऊपर जाना है, इसको फाइनल साइन कौन सा है, प्लस, रेजिस्टेंस कितना 4, करंट कितना है उसमें आई वन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको सॉल्व करके इसको दूसरा इक्वेशन बोल दोगे। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, देखो इसमें मैं ऐसे घूम जाता हूँ, ठीक, जैसे जी चाहे वैसे घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे देखो फाइनल साइन माइनस, तो -3 करंट इज आई टू, यहाँ पहुंच गए। यहाँ से देखो फाइनल साइन पॉजिटिव हो जाएगा, +3 वोल्ट, यहाँ देखो यहाँ पहुंच गया। अब इस तरफ जा रहा है, फाइनल साइन नेगेटिव, करंट कितना है आई माइनस आई वन प्लस आई टू मल्टीप्लाइड बाई, देखो रेजिस्टेंस कितना है 2, कहाँ पहुंच गए यहाँ पे, समझ में आ गया। अब हमें किधर जाना है, ऊपर, यहाँ पहुंचना है हमें फाइनली, तो ऊपर गए तो फाइनल साइन प्लस, प्लस करंट कितना है 2, सॉरी करंट है आई वन माइनस आई टू, रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। ठीक, फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए, ये पूरे क्लोज लूप में हम घूम गए। क्लियर, इसको सॉल्व करोगे तो आई वन आई टू और आई में एक रिलेशन आ जाएगा 3। जिस बच्चे ने ये 3 इक्वेशन साफ सुथरा लिख दिया है, ठीक, और उसको मतलब कैलकुलेशन पार्ट उसने बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पे देखो आई वन आई टू में रिलेशन बन रहा है, यहाँ से आई वन और आई टू में रिलेशन बन रहा है, यहाँ से भी आई वन और आई टू में रिलेशन बन रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि तीनों को सॉल्व करें आपको। अब सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, जो बच्चा मैथमेटिक्स का है वो क्रैमर्स रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकता है इसे, ठीक है, डिटरमिनेंट वगैरह में पढ़ा होगा मैट्रिसेस में। क्लियर, समझ में आ गया। और जो बच्चा मैथमेटिक्स का नहीं है, वो बायोलॉजी का है, वो क्या करेगा कि यहाँ से I1 को I2 के टर्म में लिखेगा और उस I1 की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देगा, यहाँ पे प्लेस कर देगा। इससे क्या हो गया कि इन दोनों से I1 गायब, तो ये रिलेशन बन जाएगा I और I2 में, ये बन जाएगा I और I2 में। क्लियर, अब दो अननोन, दो इक्वेशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करोगे, I और I2 की वैल्यू आ जाएगी, उस I और I2 की वैल्यू उठाकर वापिस से यहाँ पे डाल देना, I1 आ जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है बट सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बेटा। बस इसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा किरचॉफ लॉ लिखना अच्छे से सीख गए हो। ठीक है, तो चलो हम अब अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास तो अब हमारा मंडे को है, बट वो 11 का सेशन है आपका। TTS में 12 का सेशन होता है, MWF में 11 का सेशन होता है। ठीक, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक, ओके बच्चों, अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।